ओवरव्यू ऑफ सोलार सिस्टम। ओवरव्यू माने सोलार सिस्टम उपरे कौन कौन अच्छी टोटाल देखिए। तो कंपोजिशन स्टार कौन कौन थाए स्टार रे सन ये भाया जी टाइप मेन सिक्वेन्स स्टार जोड़ा को G2 भी कह जाउजी से गुड़ा सब थाए। तो सोलार सिस्टम रे कौन कौन थाए व्हाट इज देयर इन सोलार सिस्टम का कंपोजिशन क्या है। सोलर सिस्टम का कंपोजिशन है स्टार्स एंड प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार व्हाट इज स्टार। स्टार में क्या क्या होते हैं स्टार में होते हैं सन उसी तरह एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार जिसको G2 भी बोला जाता है वो होता है। और उसके बाद प्लैनेट्स मीन सोलर सिस्टम में स्टार्स के अलावा और कुछ होता है वो होता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में आता है 8 मेजर प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 ग्रह होते हैं जो स्टार के अलावा प्लैनेट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि प्लूटो इरिस होमिया मैकेमेके एंड सेरेस। ड्वार्फ प्लैनेट्स का उसका मतलब है उसके पास प्लैनेट्स के जैसे प्रॉपर्टी उसका नहीं होता है तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स में हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है मून्स। मून्स में मतलब मून्स किसके होते हैं मून्स होते हैं प्लैनेट्स के ड्वार्फ प्लैनेट्स के मून होते हैं। तो हमारे पास अभी हमारे जो सौरमंडल है सोलार सिस्टम है उसी के पास 200 नॉन मून्स हैं। मतलब 200 मून्स हमको पता है कि वो ऑर्बिट करते हैं मतलब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। उसके बाद कुछ स्मॉल बॉडीज होते हैं। मतलब अगर हमको बोला जाए कि सोलार सिस्टम का कंपोजिशन क्या है सोलार सिस्टम किस किस को लेकर बना है तो हम बोलेंगे स्टार जिसमें सन एंड G2 भी आएगा। उसके बाद प्लैनेट्स तो 8 प्लैनेट्स आएंगे मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सटर्न यूरेनस नेपच्यून। उसके बाद आएगा ड्वार्फ प्लैनेट में आएगा प्लूटो इरिस मैकेमेके ह्यूमिया सेरेस। उसके बाद मून्स में आएगा ओवर 200 मून्स नॉन मून्स विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स। उसके बाद आएगा स्मॉल बॉडीज मतलब स्टार्स प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट्स। उसके बाद मून्स एंड स्मॉल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉयड कॉमेट मीटियोरॉयड्स क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट वो सब भी सोलार सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो अभी ख़त्म हुआ है कंपोजिशन ऑफ सोलार सिस्टम अभी ख़त्म हुआ है। उसके बाद आएगा फॉर्मेशन। सोलार सिस्टम को कैसे फॉर्मेशन हुआ हाउ इट फॉर्म। तो नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इसके फॉर्मेशन के 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस प्रोटोप्लानेटरी डिस्क उसके बाद एक्रेशन। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है द सोलार सिस्टम फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। मीन्स उसमें हाइपोथेसिस में ये बोला गया है कि जो सोलार सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन हुआ है। बिलियंस मतलब 10⁶ एगो बना है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। कैसे बना है ग्रेविटेशनल जब ग्रेविटेशनल फील्ड कोलैप्स हुआ था ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन का ग्रेविटेशनल कोलैप्स जब हुआ तो उधर लार्ज मॉलिक्यूलर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ था। उधर एक लार्ज मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ था। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में ये बोला गया है कि सोलार सिस्टम दैट्स उधर ऐसे फॉर्मेशन हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो।
उसके बाद थ्योरी आया प्रोटोप्लानेटरी डिस्क। सो इधर उधर कोलैप्सिंग रीजन मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कोलैप्स कर गया था, वो फॉर्म किया रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। जो गैस और डस्ट था उसको मिला के एक रोटेटिंग डिस्क फॉर्मेशन हुआ। उधर से ही सन जो था वो सेंटर में फॉर्मेशन हुआ। और एक्रेशन जो एक प्रोसेस था वो भी फॉर्मेशन का एक पार्ट है। उधर पार्टिकल्स विद इन द डिस्क कोलाइडेड एंड स्टक टुगेदर। जो भी पार्टिकल्स उधर थे गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, दे टुगेदर कोलाइड किए एंड स्टक टुगेदर, मतलब उसी जगह पे रुक गए। वो क्या फॉर्म किए? प्लैनेटेसिमल एंड इवेंचुअली प्रोटोप्लैनेट, मतलब प्लैनेट्स ही फॉर्मेशन कर दिए। उसके बाद द सन, सन के बारे में, सन का स्ट्रक्चर क्या है, सन सन में क्या क्या होता है, वो सोलर एक्टिविटी, वो सब जानेंगे। तो सन, सन का स्ट्रक्चर, सन में अंदर जो होता है वो कोर होता है, कोर के ऊपर रेडिएटिव जोन होता है, उसके ऊपर कन्वेक्टिव जोन होता है, उसके ऊपर फोटोस्फीयर होता है, उसके ऊपर क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना होता है। तो कोर, कोर मीन्स द साइट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इधर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह उधर सब होता है कोर में। सन के पूरा पूरा भीतर होता है कोर। उसमें क्या होता है, कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन इनटू हीलियम। जो जो हाइड्रोजन होता है उसको हीलियम में कन्वर्ट करता है कोर के अंदर। उसके ऊपर आता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आउटवर्ड बाय रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू रेडिएटिव जोन से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में कन्वेक्शन करंट के थ्रू एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाहर की तरफ से। ओके, बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर में विजिबल सरफेस ऑफ द सन। विजिबल सरफेस, सन का जो विजिबल सरफेस होता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, वो विजिबल होता है। और क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना ऑल्सो, इट इज़ द आउटर लेयर, वो आउटर लेयर होता है और ये विजिबल होता है ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण जब होता है उसी टाइम वो विजिबल होता है क्रोमोस्फीयर और कोरोना लेयर, वो सन का। उसके बाद आता है सोलर एक्टिविटी। सोलर एक्टिविटी में आता है सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन। तो सनस्पॉट क्या होता है? सनस्पॉट होता है वो एक डार्कर रीजन, सन के सरफेस में एक डार्कर रीजन होता है। ओके, डार्कर रीजन on the sun's surface. Why it is formed? Due to the magnetic activity of the sun. सन के मैग्नेटिक एक्टिविटी के वजह से वो सन के सरफेस में एक डार्कर रीजन क्रिएट होता है और उसी डार्कर रीजन के वजह से उधर सन स्पॉट्स एक बनता है। उसके बाद आता है सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन। तो उधर क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन, CMEs क्या होता है? वो एक एक्सप्लोसिव रिलीज, मतलब सन के चारों तरफ से एक एक्सप्लोसिव रिलीज होता है जो कि उधर कुछ एनर्जी पार्टिकल्स होता है जो अफेक्टिंग वेदर ऑफ द स्पेस, स्पेस का वेदर को वो अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको बोलते हैं? गैसियस एजेंट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आता है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मतलब जो एट हम पढ़े थे, क्या 8 पढ़े थे हम प्लैनेट्स, उधर क्या क्या आता है? 8 मेजर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो जुपिटर के आगे मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट से आगे जो जो भी आता है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, वो आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मीन्स इनर प्लैनेट। और
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो भी आते हैं वो जोवियन प्लैनेट में आते हैं, वो आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। तो अभी मर्क्यूरी ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और ये सन के पास आते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑन आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। और मर्क्यूरी का टेम्परेचर ये एक्सट्रीम होता है, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है कि हाई टेम्परेचर ऑल्सो पॉसिबल एंड लो टेम्परेचर ऑल्सो पॉसिबल। क्यों? कि उसका थिन एग्जोस्फियर, मतलब वो जो उसका एटमॉस्फेयर है, मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन, पतला है। उसके हिसाब से वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन शो करता है। मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, वो सन के पास होता है, क्लोजेस्ट टू द सन। और वेनस का साइज सिमिलर साइज टू द अर्थ, उसके पास थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर होता है, जिसके वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज़्यादा शो करता है। थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर कजिंग ए रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कज करता है, उसको रन अवे का मतलब उसको चलने में मदद करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंटिन्यूसली कराता है। और सरफेस टेम्परेचर हॉट इनफ टू मेल्ट लीड, और वेनस के पास इतना सरफेस टेम्परेचर होता है कि वो लीड को भी पिघला सकता है। मतलब वेनस के पास टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसके बाद आता है अर्थ इज ओनली प्लैनेट, मतलब अकेला प्लैनेट है जिधर लाइफ सपोर्टेड होता है, मतलब लाइफ, जीवन संभव है, मतलब जीवन अभी चल रहा है। और इधर डायनेमिक जियोलॉजी देखने को मिलता है। डायनेमिक जियोलॉजी मतलब इधर बहुत सारे रॉक्स के टाइप्स मिलते हैं, और इधर बहुत सारे वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ स्पेसिस इधर देखने को मिलते हैं। तो इधर डायनेमिक जियोलॉजी देखने को मिलता है। लिक्विड के केस में भी लिक्विड वाटर एंड प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। अर्थ के पास एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है। ओके, सन के पास से जो आता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ओजोन लेयर है। हालांकि ओजोन लेयर डिप्लेट होते जा रहा है, लेकिन अर्थ के पास प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर अभी भी है। उसके बाद आता है मार्स को रेड प्लैनेट अल्सो बोला जाता है। क्यों उसको रेड प्लैनेट्स बोला जाता है? ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड एट इट्स सरफेस, मतलब मार्स के सरफेस में आयरन ऑक्साइड बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए मार्स को रेड प्लैनेट ऑल्सो बोला जाता है। उसका एविडेंसेस ऑफ पास्ट लिक्विड वाटर पोटेंशियल फॉर पास्ट लाइफ, उधर पास्ट लाइफ प्रेजेंट था, कैसे हमको पता चलता है? एविडेंसेस से, मतलब एविडेंसेस पाया गया है कि उधर लिक्विड वाटर मिला था, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उधर पास्ट लाइफ ऑल्सो प्रेजेंट। उसके बाद आता है गैस जेंट में आता है जुपिटर इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, वो प्लैनेट सबसे बहुत बड़ा है। मतलब सोलर सिस्टम में अगर सबसे बड़ा प्लैनेट अगर पूछा जाएगा तो जुपिटर आएगा, लार्जेस्ट प्लैनेट। और इट इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो कंप्लीटली फॉर्म है हाइड्रोजन एंड हीलियम को लेकर। उसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जुपिटर के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बहुत ज़्यादा होता है। उसके पास एक ग्रेट रेड स्पॉट स्टॉर्म पाया जाता है, मतलब जुपिटर को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर स्टॉर्म बहुत होता है, आंधी बहुत होता है, झड़ बहुत होता है, तो उसके अंदर एक बिग रेड स्पॉट देखने को मिलता है। उधर कंटिन्यूसली उधर स्टॉर्म चलता रहता है। उसके बाद आते हैं सटन को हम अगर देखेंगे तो हमको अगर बोला जाता है कि सटन को इमेजिन करो, तो सटन हमको कैसे दिखता है? उसके चारों तरफ एक रिंग्स
को हमको इमेजिन होता है। उसके चारों तरफ एक इमेजिन, उसके पास रिंग होता है, नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम। उसके पास वाटर से भी लेस डेंसिटी होता है, इट इज लेस डेंस देन वाटर। इट कुड फ्लोट इन अ लार्ज एनफ बॉडी ऑफ वाटर। अगर एक बहुत बड़ा सा वाटर बॉडीज है और उसके ऊपर हम अगर सटन को रखेंगे तो सटन उस पर फ्लोट करेगा, उस पर तैरेगा। तो सटन का डेंसिटी बहुत लो है। उसके बाद आते हैं आइस जेंट्स। आइस जेंट किसको बोलते हैं? आइस जेंट। आइस जेंट में आता है यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस, यूरेनस इट रोटेट्स ऑन इट्स साइड। मतलब यूरेनस जब हमारा अर्थ अर्थ होता है 23.5 टिल्ट होता है, तो एक्सिस उधर टिल्ट होता है। लेकिन यूरेनस यूरेनस ऐसे नहीं होके ऐसे घूमता है, ऐसे उसका घूमना होता है। एक्सट्रीमली एक्सियल टिल्ट होता है, टिल्ट उसका पूरा एक्सियल होता है, जिसके हिसाब से ऐसे मूव करता है, ऑन द टॉप टू बटम वैसा मूव करता है। इट इज कंपोज्ड, यूरेनस क्या क्या किधर कौन कौन से मिलकर बना है? वाटर, अमोनिया एंड मीथेन आइस से बनकर मिलकर बना है यूरेनस। उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून में स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म होता है नेपच्यून में। और उधर भी एक ग्रेट डार्क स्पॉट है, सिमिलर कंपोजिशन टू द यूरेनस। यूरेनस में जो जो भी होता है, जैसे कि वाटर होता है, अमोनिया होता है एंड मीथेन आइसेस भी नेपच्यून में पाया जाता है। और उधर माइनर बॉडीज मतलब एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, क्यूपर बेल्ट एंड ओर्ट्स क्लाउड, वो क्या क्या होते हैं अभी जानेंगे। तो एस्ट्रॉयड क्या होता है? मोस्टली फाउंड इन एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट किधर होता है? मार्स एंड जुपिटर के मध्य में होते हैं। मोस्टली फाउंड इन एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कि बिटवीन मार्स एंड जुपिटर होता है। वो कंपोज्ड मतलब किस किस से फॉर्म होता है? रॉक्स एंड मेटल्स से मिलकर बनता है एस्ट्रॉयड। सो एस्ट्रॉयड खत्म हुआ, अभी कॉमेट। कॉमेट है आइसी बॉडी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द क्यूपर बेल्ट एंड ऑर्ट क्लाउड। क्यूपर बेल्ट किधर होता है? वो नेपच्यून के बाद वाले में, जब वो क्यूपर बेल्ट इज कंपोज्ड ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड अदर, दिस इज कॉल्ड क्यूपर बेल्ट। तो कॉमेट जो आता है वो ओरिजिनेट होता है, ये एक आइसी बॉडीज होता है जो कि ओरिजिनेट होता है क्यूपर बेल्ट से। क्यूपर बेल्ट से इधर आता है आइसी ऑब्जेक्ट। ओके, जब वो आता है वो सूरज के तरफ जो आता है, तो while अप्रोचिंग टू द सन इट डेवलप्स टेल। मतलब उसका पीछे एक टेल निकल आता है, उसको हम कॉमेट बोलते हैं। उसके बाद आता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट और एंड ओट्स क्लाउड क्या होता है? क्यूपर बेल्ट रीजन बियॉन्ड द नेपच्यून विथ मेनी स्मॉल आइसी बॉडीज। मतलब नेपच्यून के बाद में जो आता है रीजन आता है, उधर बहुत सारे छोटे छोटे आइसी बॉडीज होते हैं, वो रीजन को बोलते हैं कि क्यूपर बेल्ट। उसके बाद आता है ओट क्लाउड। ओट क्लाउड क्या होता है? हाइपोथेटिकल डिस्टेंस स्पेरिकल शेप ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग। उधर जो जो भी स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट्स पाया जाता है क्यूपर बेल्ट में, उनका एक हाइपोथेटिकल डिस्टेंस, मतलब स्पेरिकल सेल के अगर हम बात करें तो उनके हाइपोथेटिकल डिस्टेंस दे आर सराउंडिंग इन द सोलर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं कि ओट क्लाउड के जैसा दिखाई पड़ता है वो बाद में। उसके बाद सन का इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है? तो हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर मीन्स बबल लाइक रीजन ऑफ स्पेस डोमिनेटेड बाय द सोलर विंड। सोलर विंड के वजह से वो डोमिनेट होता है, डोमिनेटेड बाय द सोलर विंड। सोलर विंड के कारण से एक बबल लाइक रीजन फॉर्मेशन होता है स्पेस के अंदर, जो कि एक्सटेंड होता है ऑर्बिट ऑफ प्लूटो के बाहर भी, को उसको हेलियोस्फीयर बोला जाता है।
और सोलर विंड क्या होता है? सोलर विंड वो चार्ज पार्टिकल के एक स्ट्रीम होता है जो एमिट करता है सन एमिट करता है सोलर विंड, जो कि चार्ज पार्टिकल के स्ट्रीम होते हैं जो कि इंटरेक्ट विथ द प्लानिटरी मैग्नेटोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। प्लानिटरी मैग्नेटोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करके सोलर विंड फॉर्मेशन होता है, जो कि सन के द्वारा एमिटेड किया जाता है, सन के द्वारा बाहर किया जाता है। वो चार्ज पार्टिकल के स्ट्रीम होते हैं। लाइफ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ, अर्थ में ही लाइफ प्रेजेंट होता है। ओनली नॉन प्लैनेट विथ लाइफ, डाइवर्स इकोसिस्टम इधर पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी इधर प्रेजेंट होते हैं। पोटेंशियल फॉर लाइफ एल्सवेयर, मार्स में हमको पास्ट लिक्विड वाटर मिला था और थ्रू एविडेंसेस वी हैड टू नो दैट मार्स हैव लिक्विड वाटर in the past, so we can say that it have also potential for microbial life. And other one is Europa, it is the moon of Jupiter. It is the subsurface ocean, it has subsurface ocean, means ocean at the surface level, subsurface level, so it has also potential for life. And third one is the Enceladus, it is the moon of Saturn, where the glacier ejecting water vapor, means इधर जो ग्लेशियर होते हैं वो वाटर भापर को रिलीज करते हैं, इजेक्ट करते हैं, मीन्स उछाल कर फेंकते हैं, इजेक्ट करते हैं वाटर भापर। तो इधर सबसरफेस ओशन भी पाया जाता है, तो इसीलिए इधर पोटेंशियल फॉर द लाइफ ऑल्सो हियर, लाइफ का पाया जाना हो सकता है। इसलिए ये अर्थ, उसके बाद मार्स, यूरोपा विच इज द जुपिटर का मून, और उसके बाद एनसेलेडस जो कि सटन का मून्स होता है, उसके पास लाइफ का पोटेंशियल हो सकता है। उसके बाद फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन क्या क्या होगा, मतलब मैंड मिशन मतलब वो स्पेसशिप के अंदर ह्यूमन को बैठा कर वो मिशन किया जाएगा। सो प्लान्स फॉर ह्यूमन मिशन के लिए प्लान टू गो टू द मार्स को जाने के लिए प्लान हो रहा है। अभी लूनर बेसिस में भी जाने के लिए प्लान बन रहा है। और क्या, पोटेंशियल फॉर एस्ट्रॉयड माइनिंग के लिए और एक्सप्लोरेशन टू द आउटर प्लैनेट्स मतलब जुपिटर के उधर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको सब मैन्ड मिशन के थ्रू एक्सप्लोर करने के लिए अभी मिशन हो रहा है, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद रोबोटिक मिशन कुछ हो रहा है, रोबोटिक मिशन मतलब रोबोट के द्वारा सब मिशन किया जाएगा, मतलब सैंपल कलेक्ट करना, जो भी कुछ उधर अनगोइंग एंड प्लान्ड मिशन टू स्टडी प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, मून्स को स्टडी करने के लिए, और स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, उनको स्टडी करने के लिए रोबोटिक मिशन होने वाला है। ऑनगोइंग प्लान्ड मिशन ये हो रहे हैं। और इधर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और डीपर स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब स्पेस का एक्सप्लोर कर रहे हैं और डीपर एनालिसिस कर रहे हैं, डीपर और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके डीपर एनालिसिस कर रहे हैं, किसका, मून का, प्लैनेट्स का, स्मॉलर बॉडीज का रोबोटिक मिशन के थ्रू। सोर्सेस क्या क्या है, कोपायलट के सोलर सिस्टम एस्ट्रोनॉमी नोट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, सोलर सिस्टम फैक्ट्स, साइंस, नासा, सोलर सिस्टम डेफिनेशन, प्लैनेट्स डायग्राम वीडियोस फैक्ट्स, ब्रिटानिया, गेटी इमेज, सोलर सिस्टम रॉयल्टी फ्री। थैंक यू।